हेलो दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने 2020 तक PYQ डिस्कस कर लिए थे। आज हम लोग 2021 स्टार्ट करेंगे और ये सेट ए है। तो स्टार्ट करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने ये वीडियो देखने से पहले क्वेश्चंस खुद सोल्व कर लिए होंगे 2021 के। उसके बाद आप ये वीडियो देखना और देखना कि जो आपने क्वेश्चन सोल्व किए हैं, जो चीज़ सोचते हुए आपने कोई ऑप्शन को कट किया है और जो चीज़ सोचकर मैंने ऑप्शन को कट किया है उसमें क्या डिफरेंस है, आप कैसे इम्प्रूव कर सकते हो। ऐसे ही आपकी धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट हो जाएगी। सो स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है द गवर्नर ऑफ RBI इज़ अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, देखो ये इसमें कोई ट्रिक्स नहीं है, नॉलेज बेस्ड सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, इसकी हर किसी को पता होना चाहिए ये तो। सेकंड स्टेटमेंट, certain provisions in the constitution of India give the central government the right to issue direction to the RBI in public interest। ठीक है, अब थर्ड स्टेटमेंट, द गवर्नर ऑफ RBI ड्रा हिज पावर फ्रॉम RBI एक्ट। जो गवर्नर है वो अपनी पावर RBI एक्ट से ड्रॉ करता है। तो अब आप देखिएगा, अब यहाँ पे नॉलेज और ट्रिक्स दोनों यूज होंगी। हमें ये तो पता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट RBI को डायरेक्शन देती है, बट क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है? हमने पूरी लक्ष्मीकांत पढ़ ली, हम लोग बेयर एक्ट भी साथ में पढ़ते हैं, कभी हमने ये चीज़ पढ़ी है? कभी नहीं पढ़ी है। तो यहाँ पे आप अपनी नॉलेज पे ट्रस्ट कीजिएगा। ठीक है, जो आपने पढ़ा है, जो सीखा है, उस पर आपको ट्रस्ट करना। अगर आपने कोई ऐसी चीज़ नहीं पढ़ी है तो इसका मतलब वो गलत है। जैसे यहाँ पे ये हमने कहीं नहीं पढ़ा है कॉन्स्टिट्यूशन में, पूरे में कहीं पे, पूरी लक्ष्मीकांत में, तो ये गलत है। सेकंड, यहाँ पे हम लोग ट्रिक्स भी यूज़ कर सकते हैं कि प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जहाँ पे ये लिखा हो वो होता है गलत। थर्ड, अब लोग ये भी सोच सकते हैं कि अगर गवर्नर RBI एक्ट से पावर डिराइव कर रहा है तो कॉन्स्टिट्यूशन से क्यों? ये कंट्राडिक्टरी नहीं हो गया? एक्ट भी और कॉन्स्टिट्यूशन भी, दोनों चीज़ें नहीं होंगी। ठीक है, तो इसलिए थर्ड स्टेटमेंट होगी ठीक, सेकेंड स्टेटमेंट होगी गलत। इसका आंसर है सी। दूसरा चीज़ आप ये भी देख सकते हो कि इकोनॉमी का क्वेश्चन है और फैक्चुअल है, ये तो है नहीं कोई एप्लीकेशन बेस्ड है। और तीन स्टेटमेंट में से ऑल होना तो बहुत रेयर चांस है, यानी कि कोई एक ने एक तो पक्का गलत होगी। अब कौन सी स्टेटमेंट गलत होगी वो हमें देखना है। RBI के लिए भैया एक्ट तो होता ही है यार, बॉडी वगैरह उसके लिए, मैक्सिम के लिए, तो ये ठीक हो सकता है, इसके गलत होने के चांसेस ज़्यादा है। आप ये भी सोच सकते हो। तो इसका आंसर है सी। नेक्स्ट हम लोग आते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। विद रेफरेंस टू कैजुअल वर्कर्स एम्प्लॉयड इन इंडिया कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट। तीन स्टेटमेंट है, फैक्चुअल है, इकोनॉमी का, तो तीनों तो ठीक होंगी नहीं, कोई ना कोई एक स्टेटमेंट तो एग्जामिनर ने पक्का गलत बनाई होगी। तो डी ऑप्शन को तो हम लोग ऐसे भी कट कर सकते हैं। ठीक है, ये भी एक ट्रिक है। नॉर्मली इकोनॉमी हिस्ट्री क्वेश्चन में जहाँ ऐसे तीन स्टेटमेंट होती है ना, उनमें रूल होता है कि तीनों ठीक होने की प्रोबेबिलिटी और चांसेस बहुत कम होते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट देखिएगा, ऑल कैजुअल वर्कर्स आर एंटाइटल फॉर एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड कवरेज। जितने भी कैजुअल वर्कर है वो सभी एंटाइटल्ड है। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट देखिएगा, ऑल कैजुअल वर्कर्स आर एंटाइटल फॉर, ऑल कैजुअल वर्कर्स आर एंटाइटल फॉर, दोनों एक जैसी होंगी। तो इनमें से ट्रिक क्या बोलती है? एक ठीक होगी, एक गलत होगी। अब हम इनमें से ही देखेंगे। ऑल कैजुअल वर्कर्स आर, सेकंड स्टेटमेंट, ऑल कैजुअल वर्कर्स आर एंटाइटल फॉर रेगुलर वर्किंग आवर्स एंड ओवर टाइम पेमेंट। देखिए, फर्स्ट स्टेटमेंट और सेकंड स्टेटमेंट में से फर्स्ट स्टेटमेंट तो बोलती है कि सभी कैजुअल वर्कर को EPF जो फंड है उसका कवरेज होना चाहिए। क्यों भाई? जरूरी थोड़ी ना है कि क्या सबको ना हो, लेकिन ये जरूरी जो है कि भी कोई रेगुलर वर्किंग आवर और ओवर टाइम काम करता है तो उसको उसकी पेमेंट मिलनी ही मिलनी चाहिए। ठीक है, ये तो हमारी ये तो बेसिक चीज़ है ना भाई। इसका मतलब अगर आप किसी को ओवर टाइम पेमेंट काम नहीं दे रहे हो, वो नहीं कर रहे हो, तो इसका मतलब आप क्या बंधुआ मजदूरी कर रहे हो। ठीक है, तो इसका आर्टिकल का फंडामेंटल राइट्स का वॉयलेट कर रहे हो। तो आप लोग बताओ कौन से फंडामेंटल राइट्स का वॉयलेट कर रहे हो इस पे। ठीक है, कमेंट में लिखिएगा। तो ये स्टेटमेंट ठीक, अब ये गलत। थर्ड स्टेटमेंट, द गवर्नमेंट कैन बाय ए नोटिफिकेशन। अब देखो, फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो गई तो इससे हमारा ऑटोमेटिक हमारा आंसर तो आ ही गया, बी आंसर। ठीक है, आप ये समझ गए ना कि फर्स्ट और टू में से कैसे हम आंसर तक पहुंचे हैं। यहाँ पे ऑल कैजुअल वर्कर्स आर एंटाइटल फॉर, ऑल कैजुअल वर्कर्स आर एंटाइटल फॉर। अब दो स्टेटमेंट एक जैसा हो तो उनमें से एक ठीक होगी, एक गलत होगी। ठीक है,
अब इनमें से ठीक कौन सी हुई, गलत कोई हमने देख चुके हैं। अब थर्ड स्टेटमेंट और देखते हैं। आंसर तक तो हम लोग पहुंच गए हैं, लेकिन थर्ड स्टेटमेंट भी हमें पढ़नी है। द गवर्नमेंट कैन बाय ए नोटिफिकेशन, गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के द्वारा स्पेसिफाई डेट एन एस्टेब्लिशमेंट और इंडस्ट्री shall pay wages only through its बैंक अकाउंट। देखो यहाँ पे कुछ बच्चे क्या करेंगे, ओनली देखते ही इसको गलत लगा देंगे तुरंत और आंसर मार के आएंगे ए, ऐसे हो जाएगा उनका गलत। इसलिए बोलते हैं डायरेक्ट जो ट्रिक्स होती है उन पे ब्लाइंडली नहीं फॉलो करना है, हमें पहले चीज़ों को समझना है। जहाँ पे हमारी बेसिक नॉलेज और कॉमन सेंस यूज़ होगी वहाँ पे हमें वो यूज़ करनी है, उसके बाद ट्रिक्स पर जाना है। ट्रिक्स हमारा आखिरी हथियार है, ब्रह्मास्त्र, जो छोड़ना तब है जब हमें कुछ और काम ना आए। उससे पहले हमें अपनी नॉलेज और ट्रस्ट पर, नॉलेज और कॉमन सेंस पर ट्रस्ट रखना है। अब देखो यहाँ इनके थ्रू हम लोग आंसर तक पहुंच गए। अब थर्ड स्टेटमेंट में लिखा है कि गवर्नमेंट कैन बाय नोटिफिकेशन। हाँ भाई, गवर्नमेंट तो बाय नोटिफिकेशन क्यों नहीं कर सकती यार, वो गवर्नमेंट है, ठीक है। गवर्नमेंट तो सब कुछ कर सकती है ना, क्योंकि अल्टीमेट लास्ट में पावर किसके पास होती है, गवर्नमेंट के पास होती है, कोई भी कानून बनाने की, पॉलिसी स्कीम्स कुछ भी। तो ये स्टेटमेंट है ठीक। अगर आपको नहीं आइडिया था तो अभी याद कर लीजिएगा कि गवर्नमेंट कुछ भी कर सकती है नॉर्मली, ठीक है। तो थर्ड स्टेटमेंट भी ठीक है, इसका आंसर है बी, 2 and 3 आर करेक्ट। अब आते हैं हम लोग थर्ड क्वेश्चन पर। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेप इज मोस्ट लाइकली टू बी टेकन एट द टाइम ऑफ इकोनॉमिक रिसेशन। अब इकोनॉमिक रिसेशन होता है तो आप लोग बताइएगा रिसेशन क्या होता है। बाय डेफिनेशन हम लोग क्या क्राइटेरिया रखते हैं रिसेशन का, ठीक है। और इस क्वेश्चन में हमारी लगेगी नॉलेज। रिसेशन क्या होता है कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। और ये क्वेश्चन है नॉलेज बेस्ड। आपको पता है रिसेशन क्या होता है, आपको इकोनॉमी के पता है, पब्लिक ये मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में, फिजिकल पॉलिसी के बारे में आपने अच्छे से पढ़ा है, तो इस क्वेश्चन को आप आराम से कर दीजिएगा। अदरवाइज इसमें कोई ट्रिक्स वगैरह कुछ नहीं लग रही है, जस्ट प्योर नॉलेज और कंसेप्चुअल क्लैरिटी का क्वेश्चन है। इसका आंसर है बी। नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन। अदर थिंग्स रिमेनिंग अनचेंज्ड, मार्केट डिमांड फॉर ए गुड माइट इंक्रीज। कोई भी चीज़ अनचेंज रहेगी तो मार्केट डिमांड किन गुड्स की, डिमांड फॉर गुड माइट इंक्रीज इफ प्राइस ऑफ इट्स सब्सटीट्यूट इंक्रीज, प्राइस ऑफ इट्स कंप्लीमेंट इंक्रीज, द गुड इज एन इंफीरियर गुड एंड इनकम ऑफ द कंज्यूमर इंक्रीज। किसी कंज्यूमर की इनकम बढ़ेगी तो इंफीरियर गुड थोड़ी ना लेगा, तो ये तो वैसे भी कट गया, ठीक है। इसका कटते हमारा आंसर भी आ गया। और ये जो क्वेश्चन है ये माइक्रो इकोनॉमी में लोग स्टार्टिंग में है ना वहाँ से पढ़ते हैं, और ये बेसिक कंसेप्चुअल का ही है, नॉलेज प्लस कंसेप्चुअल का है ये, ठीक है। इसमें भी हमारी कोई ट्रिक्स एलिमिनेशन नहीं, आपकी कंसेप्ट और नॉलेज यूज होंगे। और बहुत बेसिक क्वेश्चन है, आपने अगर बेसिक इकोनॉमी अच्छे से कवर किया ना कंसेप्ट क्लैरिटी के साथ, आप ये थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन आराम से ठीक कर दोगे। इसका आंसर है ए, ठीक है। अब हम लोग आते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पर। अब फिफ्थ क्वेश्चन बात करता है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स की इन इंडिया। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, दे आर सुपरवाइज्ड एंड रेगुलेटेड बाय लोकल बोर्ड सेटअप बाय स्टेट गवर्नमेंट। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन आते ही करेंगे गलत, क्योंकि उसको चेंज करना बहुत आसान है। फर्स्ट स्टेटमेंट गलत, हमारा डायरेक्ट आ गया आंसर 2 and 3, ठीक है। इसमें ये ट्रिक लगी हमारी बॉडी वाली। अब सेकंड स्टेटमेंट और देखते हैं, दे कैन इशू इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर। हाँ भाई, कैन इशू क्यों नहीं कर सकते। दे वर ब्रॉट अंडर द प्रीव्यू ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 थ्रू एन अमेंडमेंट एक्ट। हाँ तो भाई क्यों नहीं कर सकते। अब देखो हर साल हम लोग अमेंडमेंट तो करते ही हैं पुराने लॉज को टाइम और उसके हिसाब से, क्या तब ये अमेंडमेंट आया हो, ठीक है। और ईयर के साथ गवर्नमेंट गलत करती नहीं है, तो नॉर्मली और अमेंडमेंट आता कोई अच्छी चीज़ों के लिए ही आता है ना। पता नहीं हर एक्ट में हर किस में कहाँ का कितने अमेंडमेंट्स आए होंगे, अब हर अमेंडमेंट तो याद रखेंगे नहीं। लेकिन यहाँ फर्स्ट स्टेटमेंट में गलत करने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, और ट्रिक्स भी हमारी यही बोलती है कि जहाँ पे बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कुछ ऐसा कंट्री का नाम हो वो हमेशा गलत होता है। तो फर्स्ट करते हम डायरेक्ट आंसर पर आ गए, इसका मतलब थर्ड भी हमारा ठीक है, सेकंड भी ठीक है, ठीक है। अगर देखो एग्जामिनर को अगर थर्ड गलत देना होता ना सपोज, तो एग्जामिनर है ना ऑप्शन इस हिसाब से सेट करता कि हम थर्ड भी एलिमिनेट कर पाते। लेकिन एग्जामिनर ने आप खुद सोचिए ऑप्शन ही ऐसे सेट किए हैं, देखो यहाँ पे कि अगर जो ऑप्शन जेन्युइनली गलत है ना उसको आप गलत कर दोगे ना तो आप डायरेक्ट आंसर तक पहुंच जाओगे। फर्स्ट गलत है, इसको गलत करते ही हम लोग डायरेक्ट आंसर तक पहुंच गए। तो एग्जामिनर भी ऑप्शंस भी हमेशा ऐसे ही सेट करता है ये, ठीक है, कि अगर आपको थोड़ा बेसिक नॉलेज ट्रिक्स वो है ना तो आप आराम से पहुंच जाओगे आंसर तक। अब आते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन पर। इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय। देखो हिस्ट्री में जहाँ हम लोग पढ़ते हैं ना
कंटेम्प्रेरी इन्फ्लुएंस्ड बाय, वो होता है गलत। लेकिन इकोनॉमी में, इन्वायरमेंट में, साइंस एंड टेक, जो इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं ना, जहाँ पे चीज़ें आपस में जुड़ी होती हैं, ठीक है, वहाँ पे इन्फ्लुएंस्ड बाय में नॉर्मली सभी ठीक होते हैं। इस एग्जांपल में देखिएगा, इंडियन गवर्नमेंट्स की बॉन्ड यील्ड किससे इन्फ्लुएंस्ड होगी? एक्शन ऑफ यूनाइटेड स्टेट फेडरल रिजर्व। हाँ भाई, यूनाइटेड स्टेट फेडरल रिजर्व कुछ भी एक्शन लेगा उस पर इंडियन की इकोनॉमिक्स पे, करेंसी रेट, हर चीज़ पे तो इम्पैक्ट पड़ता ही है ना, तो बॉन्ड यील्ड पे ही पड़ेगा। एक्शन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के रिजर्व बैंक का भी इम्पैक्ट होगा। माइनर अगर सपोज लगा लो थोड़ा, हाँ भी 0.00001% भी हो गया ना इम्पैक्ट, तो ये स्टेटमेंट ठीक हो जाएगी। और वही चीज़ होती है इन्फ्लेशन एंड शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट्स, अभी इनका भी इन्फ्लुएंस होगा, तो इसका आंसर है डी। अब कोई बच्चा ये नहीं बोलेगा कि ये इकोनॉमी का क्वेश्चन है और 3 स्टेटमेंट है, तो कोई एक तो एग्जामिनर डेफिनेटली गलत देगा। हाँ, एग्जामिनर डेफिनेटली गलत देता अगर यहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ फैक्चुअल लिखा होता या कुछ होता। ये नॉर्मली एक जस्ट ऑफ टाइप वाले कि एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, आप इन्फ्लुएंस से समझ जाइएगा, ठीक है। अमेरिका का जो बैंक है, सेंट्रल बैंक है, फेडरल रिजर्व है, वो कुछ भी ऐसी पॉलिसीज लेगा जिससे करेंसी रेट पे इम्पैक्ट होगा, ठीक है, इन्वेस्टमेंट पर इम्पैक्ट होगा, तो उससे बॉन्ड यील्ड पर तो इम्पैक्ट होगा ही होगा ना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा नॉलेज भी चेक करेगा, कंसेप्ट भी, और थोड़ी ट्रिक्स भी, कॉमन सेंस भी हमारी, ठीक है। इसका आंसर है डी। अब आते हैं हम लोग 7th क्वेश्चन पर। विच ऑफ द अबव कैन बी इंक्लूडेड इन द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, में इनमें से कौन कौन सा अबव इंक्लूड है? तो देखिएगा 4 है, इस क्वेश्चन में हमारी होगी नॉलेज यूज। अब सही स्टेटमेंट देखिए, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट विद सर्टेन कंडीशंस, ठीक है। अब यहाँ पे सिंपल लिख देता फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, लेकिन साथ में एग्जामिनर कुछ ऐसा ऐड करता है ना, विद सर्टेन इंस्टीट्यूशनल, विद सर्टेन कंडीशन, तो ये एफडीआई होती है, ठीक है। अदरवाइज ये क्वेश्चन भी हमारा नॉलेज बेस्ड है, इसमें हमें पता होना चाहिए एफडीआई किसमें क्या होती है, तो ही हम लोग इसको कर सकते हैं, और इसका आंसर है ए। अभी यहाँ पे कोई ऐसे वो नहीं करेगा कि हाँ 4 है और 4 में से किसी डायरेक्टली ब्लाइंड 2 पर जाएंगे, ऐसे कोई नहीं करेगा, ठीक है। ये कोई ऐसा कोई ट्रिक और कोई रूल नहीं है। ये 4 से 2 का हम लोग तभी करेंगे जब हम कंफ्यूज हो जाएं। जैसे सपोज इस क्वेश्चन में हम लोग है ना कंफ्यूज होते हैं ए और सी में, ठीक है, ए और सी ऑप्शन में हम फाइनल डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि भाई इस पे हम लोग कौन से उस पे जाएं, तो हम लोग 4 स्टेटमेंट पे 2 का ट्रिक यूज़ कर सकते हैं तभी, लेकिन डायरेक्ट ये नहीं करेंगे, डायरेक्ट यूज नहीं करेंगे, ठीक है। वैसे भी इसका आंसर है ए है और नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन था। 8th क्वेश्चन, द इफेक्ट ऑफ डिवेल्युएशन ऑफ ए करेंसी इज डेट इट नेसेसरली यानी कि मस्ट होना ही होना चाहिए। इस क्वेश्चन में भी हमारे इकोनॉमी के बेसिक नॉलेज प्लस कंसेप्ट्स लगेंगे, कोई ट्रिक्स और कोई एलिमिनेशन कुछ नहीं लगेगा। इसका आंसर भी ए है, ठीक है। अब देखो ट्रेड बैलेंस इंप्रूव करेगा, जरूरी थोड़ी ना ट्रेड बैलेंस इंप्रूव करेगा। करेंसी डिवेल्युएट होने से हमारे एक्सपोर्ट तो बढ़ेंगे डेफिनेटली, बट हमारे इंपोर्ट भी तो महंगे हो जाएंगे ना, इंपोर्ट कॉस्टली हो जाएंगे। और इंडिया में अगर हम लोग इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं एक्सपोर्ट से, तो हमारा ट्रेड बैलेंस इंप्रूव कैसे होगा? ट्रेड बैलेंस तो और ज़्यादा खराब होगा, ठीक है। तो ऐसे ही इनमें सेकेंड में नॉलेज यूज़ करनी है आपको, अपने कंसेप्ट क्लैरिटी, तो इसका आंसर ए है। अब आते हैं हम लोग 9th क्वेश्चन पर। विच ऑफ द फ्लोइंग इफेक्ट्स ऑफ क्रिएशन ऑफ ए ब्लैक मनी इन द इंडिया हैज़ बीन द मेन काज ऑफ वरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जो ब्लैक मनी होती है इंडिया में, उसका जो मेन काज जिससे गवर्नमेंट चिंता करती है वो क्या है, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन में हमारा ना कोई ट्रिक्स हुआ है कुछ वो नहीं, ये चीज़ें हम लोग कहीं पढ़ते हैं, ये जस्ट हमारी जो नॉलेज होती है ना, जो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, हमारी जो नॉलेज और हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है, वो कॉमन सेंस वो यूज होगी ऐसे क्वेश्चंस में, ठीक है। ब्लैक मनी गवर्नमेंट सबसे ज़्यादा चिंता क्यों में है, देखते हैं। डाइवर्जन ऑफ रिसोर्सेज टू द परचेज ऑफ रियल एस्टेट एंड इन्वेस्टमेंट इन लग्जरी हाउसिंग। अब गवर्नमेंट इससे चिंता क्यों करेगी भाई, आप खुद सोच के देखिएगा। ब्लैक मनी से सपोज कोई पैसा कमाया, उस पैसे से आपने रियल जो है ना रियल एस्टेट में कुछ खरीद लिया या लग्जरी हाउसिंग में कर दिया, उससे गवर्नमेंट का शायद इतना ज़्यादा नुकसान ना हो। सेकेंड स्टेटमेंट, इन्वेस्टमेंट इन अनप्रोडक्टिव एक्टिविटीज एंड परचेज ऑफ प्रीसियस स्टोन्स, ज्वेलरी, गोल्ड एक्सेट्रा। भाई आप अनप्रोडक्टिव एक्टिविटीज में पैसा लगाओ या फिर गोल्ड कुछ भी खरीदो, उससे भी गवर्नमेंट पे शायद इतना इम्पैक्ट ना पड़ेगा।
थर्ड स्टेटमेंट देखिए, लार्ज डोनेशंस टू पॉलिटिकल पार्टीज एंड ग्रोथ ऑफ रीजनलिज्म। हाँ, रीजनलिज्म एक कंसर्न हो सकता है, ठीक है, बट रीजनलिज्म की अपने साइड में पॉजिटिव्स भी होते हैं, नेगेटिव्स भी होते हैं। लेकिन लार्ज डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टीज, हाँ ये भी हम लोग मान सकते हैं कि भाई पॉलिसीज को इम्पैक्ट करने के लिए हो सकता है। डी स्टेटमेंट देखिए, लॉस ऑफ रिवेन्यू टू द स्टेट एग्जीक्यूटिव ड्यू टू टैक्स इवेजन। टैक्स इवेजन करने के लिए गवर्नमेंट को रिवेन्यू का लॉस होता है, ये सबसे बेस्ट है, सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट जो स्टेटमेंट के हिसाब से बनता है। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, ध्यान से सीखिएगा। देखिए 8th क्वेश्चन कौन किस चीज़ का है, इकोनॉमी का है, और उससे पहले वाले इकोनॉमी के चल रहे हैं। 10th क्वेश्चन देखिएगा, ये भी इकोनॉमी का है, तो ये क्वेश्चन होगा ना, ये भी इकोनॉमी के सेंट्रिक ही होगा। तो ये ट्रिक याद रखिएगा, अगर किसी क्वेश्चन में आप फंस जाओ ना, ऐसे ही आगे भी क्वेश्चंस आएंगे काफ़ी सारे कि वहाँ पे, जैसे यहाँ पे ये पॉलिटी ओरिएंटेड है थोड़ा, ये इकोनॉमी ओरिएंटेड, पॉलिटी और गवर्नेंस, ये इकोनॉमी ओरिएंटेड, तो इसके आगे ऊपर बाद वाले क्वेश्चन देख लीजिएगा, वो इकोनॉमी के, तो ये भी इकोनॉमी का ही होगा, ठीक है। तो इसका आंसर है डी। नेक्स्ट है 10th क्वेश्चन, विच ऑफ द वन ऑफ द फ्लोइंग इज लाइकली टू बी द मोस्ट इन्फ्लेशनरी इन इट्स इफेक्ट। मोस्ट इन्फ्लेशनरी इन इट्स इफेक्ट कौन सा? अब देखिएगा, वैसे तो क्वेश्चन नॉलेज बेस्ड है, हम लोग सब पढ़ते ही हैं, ठीक है, ये गवर्नमेंट ने काफ़ी कमेटीज वगैरह भी बनाई है, ये सब चीज़ें की है। रिपेमेंट ऑफ पब्लिक डेप्ट, बोरोइंग फ्रॉम द पब्लिक, बोरोइंग फ्रॉम द, अब बोरोइंग फ्रॉम द, बोरोइंग फ्रॉम द, दोनों एक जैसी हैं, इनमें से एक ठीक होगी, एक गलत होगा। क्रिएशन ऑफ न्यू मनी टू फाइनेंस ए बजट डेफिसिट, हालांकि इसका आंसर है डी। अगर हम लोग डायरेक्ट ट्रिक्स पे जाएंगे तो इसको करेंगे गलत, इसका आंसर है डी। ये हम लोग हर जगह पढ़ते हैं, इकोनॉमी अगर आपने अच्छे से पढ़ी है ना, बेसिक भी कंसेप्ट्स के साथ, तो आप इसको आराम से सोल्व कर दोगे। अगर डायरेक्ट ट्रिक्स पर जाओगे तो इसको करोगे गलत, ठीक है। इसलिए बोलते हैं आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग चीज़ों की होनी चाहिए। आपकी जो ट्रिक्स वगैरह है वो तभी काम आती है जब आपको थोड़े बेसिक कंसेप्ट्स क्लियर हैं और कुछ चीज़ें याद भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, द मनी मल्टीप्लायर इन एन इकोनॉमी इंक्रीज विद विच ऑफ द फ्लोइंग। मनी मल्टीप्लायर आपको पता है ना क्या होता है, इसको आप आराम से कर दोगे, इंक्रीज इन बैंकिंग हैबिट। ये भी नॉलेज और कंसेप्ट ओरिएंटेड क्वेश्चन है। इन क्वेश्चन पे मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, ठीक है। मेरा मकसद है कि आपको जहाँ पे ट्रिक्स और वो कॉमन सेंस वाली वो चीज़ें आपको सिखाना। ये क्वेश्चन आप खुद डिटेल में अपने कंसेप्ट के हिसाब से पढ़िएगा। 12th क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी, डिमांड पुल इन्फ्लेमेशन कैन बी काज्ड और इंक्रीज्ड बाय विच ऑफ द फ्लोइंग। डिमांड पुल इन्फ्लेशन, ठीक है। डिमांड पुल इन्फ्लेशन कब होती है? जब लोगों के पास पैसा ज़्यादा आ जाता है, वो ज़्यादा डिमांड करते हैं लेकिन सप्लाई उतनी हो नहीं पाती है, ठीक है। तो देखिए, लोगों के पास पैसा कब ज़्यादा आएगा? एक्सपेंशनरी पॉलिसी गवर्नमेंट जब फॉलो करेगी, फिस्कल स्टिमुलस देगी तो भी, इन्फ्लेशन इंडेक्स वेजेस है, ठीक है, ये आपको नहीं पता, इसको रोक लीजिएगा। हाई परचेजिंग पावर, लोगों की परचेजिंग पावर ज़्यादा होगी तो लोगों के पास पैसा ज़्यादा होगा, वो ज़्यादा डिमांड करेंगे। और 1, 2 और 5th राइजिंग इंटरेस्ट रेट, अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ गया तो लोग तो पैसे कम वो होगा ना, तो 5th तो हो नहीं सकता, और डायरेक्ट आंसर आ गया। तो इसमें भी हमारी नॉलेज और कंसेप्ट यूज होंगे और कुछ नहीं। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 13th क्वेश्चन पर, विद रेफरेंस टू इंडिया कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट। रिटेल इन्वेस्टमेंट थ्रो, अब देखिए यहाँ से, रिटेल इन्वेस्टमेंट थ्रो डीमेट अकाउंट कैन इन्वेस्ट इन ट्रेजरी बिल्स एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डेब्ट बॉन्ड इन प्राइमरी मार्केट, ठीक है, ये ठीक है, भी कर सकते हैं। रिटेल इन्वेस्टर थ्रो डीमेट अकाउंट कैन इन्वेस्ट, रिटेल इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर सकते हैं भी ट्रेजरी बिल और गवर्नमेंट भी, ठीक है। अब सेकंड स्टेटमेंट देखिएगा, अगर आपको नहीं भी पता है ना कि भी ये पॉसिबल है तो आप इसको थोड़ा होल्ड पर रख लीजिएगा। अब सेकंड स्टेटमेंट देखिएगा, नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम ऑर्डर मैचिंग इज ए गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ऑफ आरबीआई। अब ये बॉडी है, क्या बताइए ठीक हो, गलत होने के भी चांसेस इसके ज़्यादा रहते हैं। अब थर्ड स्टेटमेंट देखिएगा, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड इज जॉइंटली प्रोमोटेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। यहाँ पे 2 बॉडी और 2 ऑर्गेनाइजेशंस है। अब देखो, ऊपर सेकंड स्टेटमेंट में 1 बॉडी, यहाँ पे 2। मैंने आपको एक ट्रिक सिखाई थी जो आई थिंक 2018 या 2019 के क्वेश्चन में लगी थी, जहाँ पे
यूरोपियन यूनियन वाला क्वेश्चन था। फर्स्ट स्टेटमेंट में यूरोपियन यूनियन था और थर्ड स्टेटमेंट में दो ऑर्गेनाइजेशन और बॉडीज के नाम थे। वहाँ पे मैंने आपको एक ट्रिक सिखाई थी, जहाँ पे दो स्टेटमेंट्स में बॉडीज यूज हो, एक में सिंगल बॉडी एक में डबल बॉडी या ऑर्गेनाइजेशन, तो जहाँ पे डबल बॉडी या ऑर्गेनाइजेशन होंगी वो स्टेटमेंट होगी गलत। तो यहाँ पे आरबीआई एक सिंगल बॉडी है, यहाँ पे दो है, आरबीआई प्लस बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, तो ये होगी गलत और सेकंड होगी ठीक। तो इसका मतलब ये डी गया, सी गया, आंसर आ गया हमारा बी। ठीक है, तो ये ट्रिक्स आप याद रखिएगा। फर्स्ट एक स्टेटमेंट जिसमें एक बॉडी, कोई दूसरी स्टेटमेंट जिसमें दो बॉडी। ठीक है, तो इनमें से जो जिसमें दो बॉडीज या ऑर्गेनाइजेशन है वो होगी गलत और एक बॉडी या ऑर्गेनाइजेशन है वो होगी ठीक। ये हमारी ट्रिक। ठीक है, यही हमने यहाँ पे यूज की है। नेक्स्ट आते हैं 14th क्वेश्चन पर। विद रेफरेंस टू वाटर क्रेडिट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इट पुट्स, वाटर क्रेडिट को रिगार्डिंग क्वेश्चन है, इट पुट माइक्रो फाइनेंस टूल्स टू वर्क इन द वाटर एंड सैनिटेशन सेक्टर। अभी वाटर क्रेडिट है, कौन, ये हम लोगों ने कहीं पढ़ा नहीं होगा, लेकिन आप थोड़ा कुछ सोच के देखिएगा। वाटर क्रेडिट है तो वाटर और सैनिटरी सेक्टर के लिए काम करेगा। ठीक है, इट इज़ अ ग्लोबल इनिशिएटिव लॉन्च्ड अंडर द एजिस ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड वर्ल्ड बैंक ऑर्गेनाइजेशन। बॉडी आ गई, दो वैसे आ गई, तो ये गलत। सेकंड गलत होते ही मेरा डायरेक्ट आ गया आंसर। थर्ड भी देख लीजिएगा, इट एम्स टू अनेबल द पुअर पीपल टू मीट देयर वाटर नीड्स विदाउट डिपेंडिंग ऑन सब्सिडीज। हाँ, तो ये पॉजिटिव चीज़ है, वाटर क्रेडिट इसी के लिए तो है। तो इसमें हमारी ट्रिक्स और कॉमन सेंस, हम डायरेक्ट आंसर तक आ गए। आंसर है सी, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, गलत, आंसर सी। 15th क्वेश्चन देखिएगा। इन इंडिया द सेंट्रल बैंक फंक्शन एज लेंडर ऑफ लास्ट रिजोर्ट, यूजली रेफर टू विच ऑफ द फ्लोइंग। ये जब हम लोग आरबीआई के रिगार्डिंग पढ़ते हैं ना इकोनॉमी में, वहाँ पे लिखा होता है। ठीक है, तो इसमें कंसेप्ट्स हैं, हमारी नॉलेज है और इसमें कोई ट्रिक्स वगैरह यूज नहीं होंगी, तो इसका आंसर है बी। लेंडर ऑफ लैंड्स, जो लेंडर ऑफ लास्ट रिजोर्ट है वो बैंक्स के लिए एक्ट करता है, ना कि इंडस्ट्रीज वगैरह इनके लिए। और गवर्नमेंट को फाइनेंस तो हम लोग करते नहीं है, बजट डेफिसिट को फाइनेंस करना वो अलाउड नहीं है, तो ये भी गलत, आंसर है इसका बी। 16th क्वेश्चन देखिए, R2 कोड ऑफ प्रैक्टिसेस कंस्टिट्यूट ए टूल अवेलेबल फॉर प्रोमोटिंग द अडोप्शन ऑफ। अब देखिएगा, ये आप लोगों ने कहीं पढ़ा नहीं होगा, मे बी शायद। ठीक है, फिर भी हम लोग इस आंसर तक कहाँ तक पहुंचेंगे। इन्वायरमेंट रिस्पॉन्सिबल प्रैक्टिस इन इलेक्ट्रॉनिक्स रिसाइकलिंग इंडस्ट्री। ठीक है, R2 कोड ऑफ प्रैक्टिस से कुछ अच्छी बात होगी, ये भी अच्छी बात कर रहा है। इकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपोर्टेंस अंडर रामसर कन्वेंशन, हाँ ये भी पॉजिटिव अच्छी बात कर रहा है। सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस इन द कल्टीवेशन ऑफ एग्रीकल्चर क्रॉप डिग्रेडेशन, ये भी अच्छी बात कर रहा है। इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट इन द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ये भी अच्छी बात कर रहा है। अब आपको थोड़ा एक देखना है, यहाँ पे है R2। ठीक है, अब दो R देखना कहाँ यूज हुए, रिस्पॉन्सिबल, रिसाइकलिंग। यहाँ पे R सिर्फ रामसर्स में, यहाँ पे R कहीं पे हुआ नहीं है, सस्टेनेबल प्रैक्टिस यहाँ पे कहीं नहीं है, यहाँ पे सिर्फ रिसोर्सेज में। यहाँ पे बात कही है R2 की, तो R2 एक यहाँ पर एक यहाँ पर, इसका आंसर है ए। ठीक है, अब आप लोगों के मन में क्वेश्चन होगा कि सर हम लोग ये वहाँ एग्जाम्स के टाइम पे कैसे सोच पाएंगे कि इसमें यहाँ ये होगा यहाँ ये होगा। अब आप लोगों ने अगर पिछले क्वेश्चंस भी ध्यान से देखे हो ना, हमारी ये ट्रिक्स होती है कि क्वेश्चंस में स्टेटमेंट में जो पूछा है उसमें से अगर कुछ भी इन ऑप्शंस में रिपीट होता है तो आंसर वही होता है। और नॉर्मली 1 से 2 क्वेश्चन हर साल यूपीएससी ऐसे पूछती है। ऊपर स्टेटमेंट में कोई नया वर्ड दे देगी और नीचे ऑप्शंस, हमें उन वर्ड से इस ऑप्शंस तक पहुंचना होता है। ठीक है, हर साल ऐसे क्वेश्चन आते हैं, पहले भी हमने डिस्कस किए, आगे भी डिस्कस करेंगे। इन क्वेश्चंस को आप बार बार देखोगे, समझोगे, प्रैक्टिस करोगे ना, तो एग्जाम में अपने आप इनको सोल्व कर दोगे, आपको ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट है 17th क्वेश्चन। वाई इज देयर ए कंसर्न अबाउट कॉपर स्मेल्टिंग प्लांट्स। कंसर्न है, इसका मतलब कुछ नेगेटिव चीजें हो रही होंगी। फर्स्ट, दे में रिलीज, हाँ रिलीज कर सकते हैं लीथल क्वांटिटीज ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इन द एनवायरनमेंट। हाँ भाई, क्यों नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं। द कॉपर स्लैग कैन कोज द लीचिंग ऑफ सम हैवी मेटल्स, हाँ भाई थोड़े बहुत भी कुछ भी हो गए तो है ना, तो जल्दी पॉजिटिव स्टेटमेंट होती है ऐसे।
साइंस एंड टेक की कि भैया कॉपर स्लैग है, क्या पता उसने थोड़ी क्वांटिटी में भी हैवी मेटल रिलीज कर दिया हो तो क्वेश्चन ठीक हो जाएगी। अब एग्जामिनर क्या है, कॉपर स्लैग में प्लांट में जाके पूरा वो तो उसने रिसर्च किया नहीं होगा, ठीक है। नॉर्मली सी बात है, हम लोग जहाँ पे भी कुछ भी केमिकल्स रिगार्डिंग कुछ भी मैन्युफैक्चरिंग कुछ भी हो रहा है तो कुछ ना कुछ हार्मफुल तो रिलीज होता ही होता है। थर्ड स्टेटमेंट, दे मे रिलीज सल्फर डाइऑक्साइड एज ए पोल्यूटेंट, मे रिलीज, हाँ भाई क्यों नहीं कर सकते होंगे। ये ऐसे वर्ड जहाँ पे मे लिखा हो, कैन लिखा हो, ये नॉर्मली हमारे ठीक होते हैं, याद रखिएगा। मे, कैन, माइट, इस टाइप के हमारे नॉर्मली ठीक होते हैं, ठीक है। इसका आंसर होना चाहिए हमारा डी, बट इसका आंसर एग्जामिनर दिया है बी। यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट को गलत किया है। इट्स ओके, कोई बात नहीं, हमारी यहाँ ट्रिक फेल कर गया, रूल फेल कर गया है, कोई बात नहीं, कुछ क्वेश्चंस में गलत होगा, होने दीजिएगा। 18th क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू फर्नेंस ऑयल कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट। अब देखिएगा, फर्नेंस ऑयल इट इज ए प्रोडक्ट ऑफ ऑयल रिफाइनरी, हाँ भाई फर्नेंस ऑयल ऑयल रिफाइनरीज का ही होता है। सेकंड, सम इंडस्ट्रीज यूज इट टू जनरेट पावर, हाँ भाई क्यों नहीं कर सकती। अब जितनी भी धरती पर इंडस्ट्रीज है, एग्जामिनर हर इंडस्ट्री में तो गया नहीं होगा देखने के लिए कि हाँ भाई यहाँ पे फर्नेंस ऑयल यूज नहीं होता है इलेक्ट्रिसिटी पावर जनरेट करने के लिए, ठीक है। तो क्या पता किसी भी देश के किसी भी कोने में कोई छोटी फैक्ट्री करती हो, तो ये स्टेटमेंट हो गई ठीक। फर्स्ट भी ठीक। थर्ड, इट यूज इट्स यूज काजेज सल्फर एमिशन इनटू एनवायरनमेंट, हाँ भाई फर्नेंस ऑयल है, ऑयल रिफाइनरी, इतने हार्मफुल गैसेज वो सब छोड़ते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होते वक्त भी हम लोग गैसेज रिलीज करती हैं काफ़ी, तो थर्ड स्टेटमेंट क्यों नहीं ठीक होगी, तो ये भी ठीक है, इसका आंसर है डी। अब देखिएगा 19th क्वेश्चन, व्हाट इज ब्लू कार्बन। अब देखो ये भी जैसे हमने ये क्वेश्चन ही देखा था ऊपर, R2 कोड 16th क्वेश्चन देखा था R2 कोड के रिगार्डिंग, यहाँ से हमने स्टेटमेंट से आंसर तक पहुंचे थे, ऐसे यही क्वेश्चन भी है 19th क्वेश्चन। ये क्वेश्चन पूछा है ब्लू कार्बन के रिगार्डिंग, ब्लू कार्बन। अब हमें पढ़ा नहीं होगा, लेकिन अब देखिए यहाँ से हम लोग नाम कैसे जाएंगे, ठीक है। कार्बन कैप्चर्ड बाय ओशियंस एंड कोस्टल इकोसिस्टम, कार्बन कार्बन, कार्बन सिक्वेस्ट्रेटेड इन फॉरेस्ट बायोमास एंड एग्रीकल्चर, कार्बन कार्बन, कार्बन कंटेन्ड इन पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, ये भी कार्बन, कार्बन प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर, ये भी कार्बन। अब हम लोग देखिए ब्लू वर्ड किसके लिए यूज करते हैं हम लोग, ओशियंस के लिए यूज करते हैं, ठीक है। आप लोगों ने इन्वायरमेंट में भी पढ़ा होगा ना काफी जगह, वहां पर जो ब्लू वर्ड्स होता है वो ओशियंस के लिए यूज होता है, तो यहाँ से नाम से यहाँ से तक पहुंच गए, इसका आंसर है ए। देखो कितनी कॉमन चीज यूज होती है, ऐसे ही क्वेश्चन सोल्व होते हैं ये। नेक्स्ट है 20th क्वेश्चन, इन नेचर विच ऑफ द फॉलोइंग आर मोस्ट लाइकली टू बी फाउंड सर्वाइविंग ऑन ए सरफेस विदाउट सोयल, ठीक है। विदाउट सोयल सरफेस में कौन से सर्वाइव करते हैं, तो देखो इसमें आपको अगर कोई चीज़ें पता हो तो ठीक है, अदरवाइज आप नहीं कर पाओगे। मुझे पता था जो मशरूम है, ठीक है, ये नॉर्मल देखा हुआ लोगों ने, उगती है हमेशा वही मिट्टी में ही उगती है, तो विदाउट सोयल तो ये हो नहीं सकती, फोर्थ तो होगा नहीं, तो ए गया और डी गया। अब यहाँ पे आप कंफ्यूज हो बी और सी में, अगर आपने पढ़ा है तो ये दोनों साथ होते हैं हमेशा, तो आंसर यही आएगा। लेकिन फिर भी अगर आप यहाँ तक पहुँच गए ना, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, चार है फैक्चुअल, यहाँ पे आपको 4 का 2 यूज करना है। आप बी और सी में कंफ्यूज हो, एक सिर्फ एक ऑप्शन है, यहाँ पे 2 ऑप्शन है, तो यहाँ पे 4 का 2 यूज करना है और आंसर है सी, ठीक है। ये हमारी ट्रिक्स और ये नॉलेज बेस दोनों इसमें यूज होंगी, नॉलेज होनी चाहिए, वेल एंड गुड, अच्छी बात है। अगर वह आपको ट्रिक्स यूज करनी है तो आप ये यूज कीजिएगा। अब देखिएगा 21 क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग इज यूज्ड इन प्रिपेयरिंग ए नेचुरल मॉस्किटो रेपेलेंट, ठीक है। अब आप खुद सोच के देखिएगा, इतनी सारी ग्रासेज हैं, कांग्रेस ग्रास, एलिफेंट ग्रास, लेमन ग्रास, नट ग्रास। अब क्या पॉसिबल है कि हर बच्चा हर ग्रास का एप्लीकेशन पढ़ेगा और क्या उसको याद करना पॉसिबल है, नहीं है। लेकिन यूपीएससी एक दो क्वेश्चन ऐसा हमेशा देती है जहाँ पे आप कुछ भी सोच के थोड़ा भी देख के कि हाँ ये ऑप्शन हो सकता है, वो आंसर तक आप पहुँच सकते हो। जैसे इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने किया, कांग्रेस ग्रास, एलिफेंट ग्रास, लेमन ग्रास, यहाँ इन्होंने एक साथ रख दिया, स्पेस नहीं दिया, जैसे यहाँ पे ऊपर स्पेस दिया है, ठीक है।
यहाँ पे लेमन ग्रास के बीच, ये कांग्रेस ग्रास के बीच में एलिफेंट ग्रास और नट ग्रास के बीच में स्पेस है। एग्जामिनर चाहता तो इसके बीच में भी तो स्पेस दे देता था, दे सकता था, लेकिन उसने एक साथ लिखा है, तो ये इनसे अलग हो गया, यही आंसर है। ओड वन आउट वाला ऑप्शन इसमें यूज करेंगे हम लोग, ओड वन आउट ट्रिक, ये जो इन तीनों से अलग है। ठीक है, हर साल कोई ना कोई ये क्वेश्चन ऐसे किसी न किसी फॉर्म में पूछता है। ऐसे ही आपको कुछ भी अजीब लगे ना किसी ऑप्शन में, जैसे इस टाइप का कोई क्वेश्चन आप समझ ना पाओ कि क्या ट्रिक्स लगाएं, वह देख लीजिए कोई एक क्वेश्चन अगर थोड़ा अलग हो ना तो वही आंसर होगा। तो इसका आंसर है सी। 22nd क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। ये 4 ऑर्गेनिज्म है, इनके रिगार्डिंग हमें देखना है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है हमारा नॉलेज बेस। ठीक है, इसमें हमें नॉलेज है तो ही हम लोग कर पाएंगे, अदरवाइज इसमें कोई ट्रिक्स वगैरह यूज नहीं होगी। इसका आंसर है बी। नेक्स्ट है 23rd, टू रिड्यूस द चांसेस ऑफ बीइंग कैप्चर्ड बाय प्रीडेटर्स विच ऑफ द अबव ऑर्गेनिज्म रोल अप एंड प्रोटेक्ट्स, या खुद को इन देयर वनरेबल पार्ट्स, खुद को ऐसे घुमावदार बना लेता है प्रोटेक्ट करने के लिए, कौन सा ऑर्गेनिज्म करता है। अब देखिएगा ये भी वही है, नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें हम लोग कोई ट्रिक्स नहीं लगा सकते हैं। हमें इन एनिमल्स के बारे में पता होगा, देखा होगा कहीं टीवी पर या पढ़ा होगा, सुना होगा, तो ही हम लोग कर सकते हैं, अदरवाइज इनको करने का कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो वैसे भी इसका आंसर है डी। नेक्स्ट है 24th क्वेश्चन। ये ऐसे क्वेश्चंस में आपको नॉलेज है तो ठीक है, अदरवाइज इन क्वेश्चन को आप छोड़ दीजिएगा, रिस्क नहीं लेना है। ठीक है, 10-12 क्वेश्चन जो छोड़ने हैं हमें वो ऐसे ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट है 24th क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन ऑन फॉरेस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ठीक है, ये फॉरेस्ट की न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन हुई जिसके रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट सही है। इट वाज, अब देखो 5 स्टेटमेंट है, 5 तो ठीक होगी नहीं। इट वाज फर्स्ट एंडोस्ड एट यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट समिट इन 2014। ठीक है भाई, क्या पता इस टाइम हुई हो, क्या पता किसी और समिट के टाइम पे हुई हो। ठीक है, अब सेकंड स्टेटमेंट, इट एंडोस्ड ए ग्लोबल टाइमलाइन टू एंड द लॉस ऑफ फॉरेस्ट। ये तो एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है ना, फॉरेस्ट के रिगार्डिंग है ये डिक्लेरेशन, और तो फॉरेस्ट की ये पॉजिटिव बात ही तो कर रही होगी, तो सेकंड स्टेटमेंट ठीक होगी नॉर्मल। थर्ड स्टेटमेंट, इट इज ए लीगली बाइंडिंग। लीगली बाइंडिंग कुछ नहीं होता भाई, 2025 में भी ऐसा ही क्वेश्चन पूछा था, 2020 में 2021 में ही पूछा है, जहाँ पे लीगली बाइंडिंग हो वहाँ तुरंत गलत मारिएगा, थर्ड ऑप्शन गलत। ठीक है, इट इज एंडोर्स्ड बाय गवर्नमेंट, बिग कंपनीज एंड इंडिजिनियस कम्युनिटीज। हाँ, तो क्यों नहीं करेंगे, आप खुद सोच के देखिएगा। आज के टाइम पे हम लोग कुछ भी इन्वायरमेंट को सस्टेनेबल बनाने के लिए कुछ भी इनिशिएटिव्स की कुछ भी करते हैं, वहाँ पे गवर्नमेंट, कंपनीज, कम्युनिटीज का तो होता ही होता है पार्टिसिपेशन। तो फोर्थ स्टेटमेंट ठीक। अभी आंसर आ गया ए डायरेक्ट, इसमें है नहीं। ठीक है, इंडिया वाज वन ऑफ द साइनेटरीज। हाँ भाई, वन ऑफ द में भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन वन ऑफ द को नॉर्मली ठीक मानते हैं। लेकिन अगर हम लोग और ट्रिक्स जो फॉलो करेंगे तो उससे हम लोग आंसर तक तो पहुंच गए, ए तक। यही हमारा आंसर है। 25th क्वेश्चन, मैग्नेटाइट पार्टिकल्स सस्पेक्टेड टू काज न्यूरो डिजेनरेटिव प्रॉब्लम्स आर जनरेटेड एज इन्वायरमेंट पोल्यूटेंट फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग। नॉर्मली हम लोग क्या है कि भाई हाँ, पांचों है, क्या पता थोड़ा भी कुछ भी मैग्नेटाइट पार्टिकल्स को रिलीज कर दे, थोड़ा बहुत भी रिलीज कर दे तो। ठीक है, इसका आंसर होना चाहिए डी, बट एग्जामिनर ने इसका आंसर दिया है बी। हमें अपने रूल्स और ट्रिक्स यहाँ पे फेल कर गए हैं, बट हमें उन पे ही रहना है। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस में गलत होंगी, होने दीजिएगा। नेक्स्ट है 26th क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए फिल्टर फीडर। कौन सा फिल्टर फीडर है, आपको पता हो कहीं पे तो ठीक है, अदरवाइज इस क्वेश्चन को भी आप छोड़ दीजिएगा, अटेम्प्ट नहीं करना है। इसका आंसर है ए। ऐसे क्वेश्चन में हम लोग कोई ट्रिक्स वगैरह यूज नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इन केस ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग बायोजियोकेमिकल साइकिल द वेदरिंग ऑफ रॉक इज द मेन सोर्स ऑफ रिलीज ऑफ न्यूट्रिएंट टू एंटर द साइकिल। कौन से उसमें वेदरिंग के थ्रू जो मेन जो रॉक से जो सोर्स रिलीज होता है न्यूट्रिएंट, वो कौन से उससे होता है। ठीक है, कार्बन, नाइट्रोजन और जो सल्फर है ये हमारी गैसियस है। ठीक है, जो फॉस्फोरस है ये रिलीज करती है वेदरिंग के थ्रू। तो इसका आंसर है सी। ये भी हमारा नॉलेज बेस्ड है इन्वायरमेंट का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 28,
विच ऑफ द फ्लोइंग आर डेट्रीटिवोरस, ठीक है, कौन से डेट्रीटिवोरस है। तो इसमें भी हमें पढ़ा होगा, इन्वायरमेंट का नॉलेज बेस्ड है, कोई और ट्रिक्स वगैरह नहीं कर सकते हम लोग। हाँ, इसमें आप अगर कहीं कंफ्यूज हो जाओ ना तो आप लोग जा सकते हो कि 5 का 3, अगर कहीं पे कंफ्यूज हो जाओ, 5 का 3 भी 2 में है, तो यहाँ पे हमारी नॉलेज यूज होगी, इसमें कोई वो नहीं है। सॉरी गाइस, थोड़ा तबीयत खराब चल रही है तो इससे गले में दिक्कत है। तो देखिएगा, डेट्रीवर्स अर्थवर्म्स तो होते ही होते हैं हमारे, ठीक है। जेलीफिश डेट्रीवर्स नहीं होती है, इसको हम लोग कट कर सकते हैं। तो ये कट करते ही हमारा ऑप्शन भी आ गया। तो ये है, अगर आपको इसको थोड़ा बहुत पता है नॉलेज तो तभी कर पाओगे आप इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट है 29th क्वेश्चन। अब ये देखिए कितना प्यारा क्वेश्चन है। द कॉमन कार्बन मैट्रिक्स सपोर्टेड बाय यूएनईपी हैज बीन डेवलप्ड फॉर। कॉमन कार्बन मैट्रिक है, ठीक है। अब ये जैसे हमने वो क्वेश्चन नहीं देखे थे ब्लू कार्बन वाला और R2 कोड ऑफ प्रैक्टिस वाला, वही सेम लॉजिक यहाँ पे यूज होगा। भले ही हमने ये पढ़ा नहीं हो, लेकिन फिर भी हम लोग आंसर तक पहुंच जाएंगे। अब कैसे देखिएगा, कॉमन कार्बन मैट्रिक तो यानी कि कुछ मेजर करता होगा, ठीक है, और मेजर करने को ही हम लोग असेसिंग बोलते हैं। कार्बन का है तो कार्बन को कार्बन फुटप्रिंट, असेसिंग द कार्बन फुटप्रिंट। यहाँ पे अनेबलिंग नहीं करता भाई, हमें असेसिंग करना है। मेजर मैट्रिक असेस करने के लिए, मेजर करने के लिए होता है, अनेबलिंग भी नहीं होगा यहाँ पे, असेसिंग द। तो ए और डी में से होगा कोई एक, ठीक है। यहाँ पे ये चीज हमें समझनी है। असेसिंग द ओवरऑल कार्बन फुटप्रिंट, ओवरऑल कार्बन फुटप्रिंट caused by the use of fossil fuel by the world in a unit time। एक यूनिट टाइम में जितना भी कार्बन फुटप्रिंट पूरे वर्ल्ड ने किया है उसको असेस करना, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। कितनी एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, आप खुद सोच के देखिएगा। एक यूनिट टाइम में पूरे वर्ल्ड का कैसे कैलकुलेट करेंगे, ऐसे तो कोई पॉसिबल ही नहीं है। तो ये हो गया गलत। अब ए स्टेटमेंट देखिएगा, असेसिंग द कार्बन फुटप्रिंट ऑफ बिल्डिंग ऑपरेशंस अराउंड द वर्ल्ड। हाँ भाई, बिल्डिंग ऑपरेशंस का कैलकुलेट करना, ये नहीं लिखा कि कोई फिक्स टाइम में या कितने में। ये एक नॉर्मल जनरल स्टेटमेंट है जिसको करना भी आसान है, ये कर सकते हैं हम लोग। तो इसका आंसर है ए। नेक्स्ट है 30th क्वेश्चन। विच ऑफ द, ध्यान से पढ़िएगा, स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना आपको। विच ऑफ द फ्लोइंग हैव स्पीसीज दैट कैन एस्टेब्लिश सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विद अदर ऑर्गेनिज्म। सिनेडेरियंस, फंगी और प्रोटोजा, इनकी कौन कौन सी स्पीसीज हैं जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बनाती होगी अलग ऑर्गेनिजम्स के साथ। अब आपको सिम्बायोटिक रिलेशनशिप पता होना चाहिए क्या होती है, ठीक है। इन्वायरमेंट का है नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन। आप कमेंट में लिखिएगा कि सिम्बायोटिक रिलेशनशिप क्या होती है। इनकी कौन सी स्पीसीज अदर ऑर्गेनिज्म के साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बनाती होंगी। अब आप खुद सोच के देखिएगा, फंगी की भी, प्रोटोजोआ, सिनेडेरियंस की, न जाने कितनी कितनी स्पीसीज होंगी। एग्जामिनर ने हर स्पीसीज को तो स्टडी किया नहीं होगा कि भी हाँ भी इसकी ये स्पीसीज सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बनाती है नहीं बनाती। और वैसा ही हम स्टूडेंट्स के लिए भी पॉसिबल नहीं है ये याद रखना, ठीक है। और इतनी सारी स्पीसीज है यार, कोई एक न एक तो बनाती होगी सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। तो इसका आंसर है डी, ठीक है। यहाँ पे हमारी कॉमन सेंस यूज हुई, आप खुद सोच के देखिएगा। सिनेडेरियंस की भी, फंगी की भी, प्रोटोजोआ की भी, कोई इतनी सारी स्पीसीज है, कोई एक भी स्पीसीज अगर ऐसी मिल गई ना जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बनाती है तो वो इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग ठीक है। सो गाइज, इस वीडियो में आज लोग यहीं तक डिस्कस करेंगे हम लोग। इस वीडियो में नेक्स्ट 70 क्वेश्चन हम लोग आने वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे। सो इस वीडियो को आप देखिएगा और सोचिएगा कि जो सोचने का तरीका मैंने बताया और जो आपने सोचा था उसमें क्या डिफरेंस है, और उसको याद कीजिएगा, समझिएगा, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन को आप लोग सोल्व कीजिएगा, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।